बैठिए बैठिए। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, पर्दा डाल दो वाला। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मनी की, और मनी में हमने पढ़ लिया था मुद्रा क्या होता है, हमने पढ़ लिया था मुद्रा के काव्य, हमने पढ़ लिया था करेंसी सिस्टम इन इंडिया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है 200 करोड़ 112 115 85 याद आया। देन हमने पढ़ लिया था कि हमारे इंडिया में नोट्स एंड कॉइन्स कहाँ बनते हैं, हमने पढ़ लिया था विमुद्रीकरण, हमने पढ़ लिया था दोस्तों मनी सप्लाई क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति याद आया। इस समय पूरे देश में कुल कितनी मुद्रा है, इसे बोलते हैं मुद्रा की आपूर्ति। फिर हमने डिस्कस करना था कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन की विधियां, कुछ याद आया? जल्दी से मुझे बताओ, मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा है या प्रवाह की? स्टॉक की। जैसे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मापते हैं, कुछ याद आया? स्टॉक। और जहां एक समय अवधि में मापे तो फ्लो। सही है, चलो। जिन्हें जो लास्ट क्लास तक थे उन्हें पता है, जो नहीं थे उन्हें नहीं पता। खैर, लास्ट क्लास में हमने बात करी, थोड़ा अपनी कॉपी में देखो, जल्दी से देखो। लास्ट क्लास में हमने बात करी कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन की दो विधियां हैं, एक है नई विधि और एक पुरानी। फ्लोचार्ट बनाए। पुरानी विधि 1977 से 1998 तक यूज होती थी, M1 M2 M3 M4। बोलो यस। नई विधि कब से शुरू हुई? 1998, वाईबी रेड्डी समिति। तो अब हेडिंग डालिए अलग से, मुद्रा आपूर्ति के मापन की पुरानी विधियां, ऐसे हेडिंग डालिए, मुद्रा आपूर्ति के मापन की पुरानी विधियां, मुद्रा आपूर्ति के मापन की पुरानी विधियां, मुद्रा आपूर्ति के मापन की पुरानी विधियां। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं, और जरा ध्यान देना क्या है। मुद्रा आपूर्ति के मापन की पुरानी विधियां, नंबर 1 क्या? M1। M1 में आता है C प्लस DD प्लस OD। यहां पे C का मतलब है करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक। मेरे साथ साथ लिखेंगे, लोगों के पास विद्यमान मुद्रा, लोगों के पास विद्यमान मुद्रा, दैट इज द C। देखो दोस्तों, जो लोग नहीं समझ पा रहे वो एक बार फिर से समझें कि हम इस क्लास में ये पढ़ रहे हैं कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, और सरल करें कि इस समय हमारे देश में कितनी मुद्रा है, इसका आरबीआई को पता कैसे चलता है। कुछ और सरल हो गया, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति का मापन कौन करता है? आरबीआई। तो इस समय भारत में कितनी मुद्रा आपूर्ति है, इसका मापन आरबीआई कैसे करता है, अगले कुछ मिनट्स में हम ये सीखेंगे। इज इट ऑल राइट ना? सबसे पहले M1 में आता है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब है कि इस समय पूरे देश में लोगों के पास कितनी करेंसी है। अब जल्दी से बताइए, विद्यमान करेंसी, तो जल्दी से बताइए करेंसी में क्या शामिल होता है? करेंसी। यस। तो जब भी करेंसी वर्ड आता है दैट मींस क्या? कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी ऐसे लिखते जाइए, बाद में मैं सारी चीजें सॉर्टेड कर दूंगा और सब इजी हो जाएगा। डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डीडी का मतलब भी तो पता होना चाहिए क्या होता है। डीडी डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंकों में मांग जमाएं, बैंकों में मांग जमाएं, बैंकों में मांग जमाएं, दैट इज कॉल्ड डीडी। जल्दी मुझे बताएंगे सारे स्टूडेंट, मांग जमाओ में क्या आता है? शाबाश। मांग जमाओ का मतलब क्या है? कासा। लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको ना। नंबर 3 ओडी, दैट इज अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास अन्य जमाएं, अन्य जमाएं। आरबीआई के पास अन्य जमाओं में क्या क्या आता है? नंबर 1 वित्तीय संस्थान की जमाएं। जल्दी मुझे बताइए, सिर्फ लिखने में बताइए, क्या वित्तीय संस्थान बोले तो बैंक, क्या आरबीआई में पैसा जमा करती है? जल्दी बताइए क्या बोलते हैं? CRR। बोलो याद आया? नंबर 2 IMF एवं विश्व बैंक, IMF एवं विश्व बैंक की जमाएं, IMF एवं विश्व बैंक की जमाएं। नंबर 3 वित्तीय संस्थान की जमाएं। नंबर 2 IMF एवं विश्व बैंक की जमाएं। नंबर 3 अन्य देशों की जमाएं, अन्य देशों की जमाएं। दोस्तों ये बन गया M1। अब मुझे सारे स्टूडेंट अपना अपना दिमाग लगा के मुझे बताएं कि अगर आरबीआई एक बार में ये देख ले, बहुत गौर से मुझे सुनेंगे, अगर आरबीआई एक बार में ये देख ले कि हमारे देश के लोगों के पास इस समय करेंसी C, कॉइन्स और पेपर नोट्स कितने हैं, प्लस देश के लोगों के बैंक में कासा डिमांड डिपॉजिट में कितना पैसा है, प्लस आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं हैं, बोले तो बैंक की, वित्तीय संस्थान, IMF वर्ल्ड बैंक की या किसी दूसरे देश की, आरबीआई के पास कितना पैसा है, बैंकों में कासा कितना है, और लोगों के पास कॉइन्स और पेपर नोट्स कितने हैं। बताओ, क्या एक हद तक आपको ये आइडिया लग जाएगा कि देश में इतनी मनी सप्लाई है? बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब मुद्दे की बात कि गुरुजी पेपर में क्या आएगा। भाई अपन तो इसलिए बैठे ना, यहाँ पेपर सॉल्व होना चाहिए, ज्ञान थोड़ा कम मिले वो भी चलेगा है, क्योंकि यहाँ ज्ञानी बनने थोड़ी ना आए। ज्ञानी बनना होता तो आप कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, जहां तुमने ज्ञान की खोज नहीं करी वहीं ज्ञान की खोज होती है। अगर कोई अपना स्कूल और कॉलेज ईमानदारी से कर ले, उसे कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो हमारा धंधा चौकस है। हाँ, ये बात भी सही है कि कॉलेज भी अपना काम ईमानदारी से, मतलब ये जमोली जगह वो चाह रही कि हमारे जैसे टीचर कॉलेज में होते हैं जहाँ। कौन? यस, हाँ है ना भाई, है ना, सब हो जाता। तो दोस्तों, क्या मनी सप्लाई का M1 समझ में आ गया? तो दोस्तों मुद्दे की बात ये, गुरुजी ये बताओ पेपर में सवाल कैसा आएगा। पेपर में ऐसा आएगा कि क्वेश्चन लिखा होगा, मुद्रा आपूर्ति के M1 विधि में, मुद्रा आपूर्ति के मापन के M1 विधि में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है या क्या नहीं होता है। क्या आप जवाब दे देंगे? चलो नंबर 2 दोस्तों, यहां पे बनता है M2। क्या होता है साथियों? नंबर 2 M2 का मतलब है M1 प्लस पोस्ट
ऑफिस का बचत खाता। जल्दी बताइए, क्या बैंक में सेविंग अकाउंट होता है? ऐसे ही बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट। कौन कौन जानता है? पता है? कभी किसी ने खुलवाया है? हाथ ऊपर करें। यस, बहुत सारे बच्चों ने खुलवा रखा। बोलो जी यस, मैंने भी खुलवाया था 11वीं क्लास में। तो दोस्तों, जब मैं कोचिंग पढ़ाता था, मतलब ट्यूशन पढ़ाता था, और उस समय में 2,500-3,000 रुपए जब आते थे तो इसी अकाउंट में जमा कर देता था, क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई बैंक नहीं था। इसलिए पहले भारत में बैंक बहुत कम थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस आसपास ही होते हैं। बैंक शहर में थी कम, तकरीबन 7-8 किलोमीटर, तो मैंने भी सेविंग अकाउंट खुलवा रखा। दोस्तों खैर, आपके एग्जाम के लिए सुनिए, आप M2 में अगर हम M1 के साथ पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट जोड़ दें तो उसमें लोगों का कितना पैसा है, तो बन जाएगा क्या? M2। अगर हम बात करें M3 में M2, M1, M2 नहीं M1 प्लस बैंक्स में टाइम और टर्म डिपॉजिट्स। बताइए क्या होता है टाइम और टर्म डिपॉजिट्स? है समय या सावधि जमाएं। शाबाश, क्या होता है ये? एफडी और आरडी। दिस इज एफडी और आरडी। तो मेरे प्यारे साथियों, एफडी आरडी सब जानते हैं? क्या मैंने पढ़ाया है? आप बैंक में जाइए, 2,000 रुपए जमा करिए 2 साल के लिए, क्या कहेंगे? एफडी। आप बैंक में जाइए, कहिए कि मैं हर महीने 1,000 रुपए और 3 साल तक जमा करूंगा, दिस इज आरडी। पढ़ाया था आपको? एफडी का मतलब एक बार जमा और एक बार निकलेगा, आरडी का मतलब कई बार लेकिन निकलेगा एक बार। याद आ गया? अगर हम M1 के साथ बैंक का एफडी आरडी में कितना पैसा ये जमा ये भी माप लें तो बन जाता है M3। नाउ व्हाट इज M4? M4 का मतलब है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं। पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं, पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं, लेकिन यहां पे दिमाग लगाएंगे और याद रखेंगे एनएससी को छोड़कर। क्या पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी जमा होती हैं आपको याद है? कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होता है, एफडी होता है, आरडी होता है, जल्दी बोलो, एनएससी होता है, एवीपी होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग फंड स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत पत्र। इतनी जमाएं होती है जिन्हें हमने एक नाम दिया था लघु बचत योजनाएं। किस किस को याद है? बेटा पढ़ के भूलना नहीं है, क्योंकि देखो यही तो तरीका है। क्यों दोस्तों यहाँ सक्सेस रेट बहुत कम है? जिस दिन किसी ने मेरी ये वाली चाबी पकड़ ली उस दिन उसका ताला खुल जाएगा और सरकारी नौकरी के गेट के अंदर घुस जाओगे। और वो क्या है? और वो ये है कि जो चूंकि तुम लोग अभी तक पढ़ते आए उस पद्धति को भूल जाओ। अब अभी तक हम कैसे पढ़ते थे? अभी तक हम ऐसे पढ़ते थे कि एक बार पढ़ना है और उसका एक बार पेपर होना है और फिर भूल जाना है। देख लो, आप हमेशा तक ऐसे पढ़ते आए टिल योर ग्रेजुएशन, जल्दी बोलो, पढ़ते आए। लेकिन अब हमें कैसा पढ़ना है कि एक बार पढ़ना है और लाइफ टाइम याद रखना है, क्योंकि दोस्तों पता नहीं इस बार हुआ है नहीं हुआ, तो सेम चीजें आप फिर से पढ़ोगे। क्या बताओ, आज तक कुछ ऐसा कभी पढ़ा कि सेम सिलेबस दोबारा पढ़ो? बस बेटा यही है वो सिलेक्शन का मूल मंत्र कि अभी तक हम कैसा पढ़ते थे कि एक लक्ष्य के लिए, लक्ष्य कि ये पढ़ना है क्योंकि अगले साल मार्च में पेपर होगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस किताब से, और मार्च के बाद अप्रैल में भूल जाएंगे हम, क्योंकि अगले सिलेबस के लिए चलेंगे। बोलो यस। लेकिन यहाँ क्या होता? जो अभी पढ़ रहे वो पता पड़े 3 साल तक पढ़ते रहोगे, अगले 2 बार पेपर सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार भी सेम पढ़ोगे। इसलिए तो क्यों ना हम एक काम कर लें, मैं आपकी जगह बैठा हो तो तैयारी कर रहा हूं तो मैं क्या करता, जब बार बार ही पढ़ना है तो एक बार में निपटा दें, और ऐसा निपटा दें कि चकाचक हो जाए, लो जी हो गया सिलेक्शन। वही चीज आप करोगे 3 बार में, वही कर लो पहली बार में। मतलब यहाँ पे जो पढ़ा जाता है वो ऐसा पढ़ा जाता है कि लाइफ टाइम, आज के बाद इतना कर रहा पढ़ लो, इतना कर रहा। दोस्तों मुझे ना तो यहाँ पीपीटी की जरूरत होती, ना तो मैं वहां पे कुछ रखता, ना तो खाली हाथ आता, खाली हाथ जाता सवेरे से शाम तक, सालों साल रखता रहता। क्यों? क्योंकि जो मैं एक बार पढ़ता वो लाइफ टाइम के लिए पढ़ता। आज भी कुछ नया आया, मैंने दिमाग में लोड किया ये सोचकर कि लाइफ टाइम हो गया काम। दोस्तों ऐसी में जाता मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि अपन ऐसा है तो अपन भी चाहेगा आप भी ऐसी बनिए। तो बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, तुम पढ़ो ना पढ़ो, सिलेक्शन हो ना हो, पैसा आएगा। बोलो जी जरा। सोचो उसके बाद भी तुम्हें इतना ज्ञान देते रहते कि यार ये कर लो वो कर लो, है तुम सिलेक्ट हो या ना हो, क्या मेरी सेहत तो कोई असर पड़ेगा? है नहीं पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, है पड़ेगा कैसे? मैं ऐसी हवाबाजी वाली बातें नहीं करता दोस्तों, जैसे तुम्हारा दिल जीत लूं, तुमको वाक्य शिक्षा के मेरे बारे में सोचता। अबे तुम अपने बारे में सोच लो वही काफी है, मैं अपने बारे में सोच लूं वही काफी है। किसी को क्या पड़ी यार? यहाँ दोस्तों एक समय बाद भाई भाई के बारे में नहीं सोचता, लोग आने के बाद दोनों सोचते अपनी अपनी के बारे में। अरे बोलो यस। बाप मरने के बाद कहते घर को बांट लो, बोलो जी फिर तुम हमारे बारे में सोच के हम तुम्हारे बारे में क्या ही कर लेंगे, जिंदगी को उसी तरह लो जैसे की है। कमाल यस नॉट ना? क्या ये पुरानी विधियां समझ में आ गई? तो बस पेपर में यही चीजें पूछी जाएंगी कि M1 M2 M3 M4 इनसे और चीजें क्या आएंगी वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल अब नई हेडिंग लिखिए, मुद्रा आपूर्ति के मापन की नई विधियां। मुद्रा आपूर्ति के मापन की नई विधियां। मुद्रा आपूर्ति के मापन की नई विधियां। जल्दी से बताओ कब आई ये, किसने दी? ऑनलाइन आप भी जवाब दीजिए, कब आई और किसने दी? वाई बी रेड्डी, शाबाश। नाउ सबसे पहला क्या है? M0। यहां पे आता है लोगों के पास नहीं, करेंसी इन सर्कुलेशन, प्रचलन में मुद्रा, प्रचलन में मुद्रा। सी करेंसी इन सर्कुलेशन मान लो इसको, सी नाम देते हैं इसको हम। प्लस इसी में आता है बैंक्स, बैंकरों की आरबीआई में जमाएं, बैंकरों की आरबीआई में जमाएं, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, राइट। नाउ नेक्स्ट, प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं, आरबीआई के पास अन्य जमाएं। देखो दोस्तों 2 रास्ते हैं इसको याद करने के। देखिए पहले तो मैं ये कहूंगा 98% आपको सिंपली रट्टा मारना है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा 2-4% समझ समझ के भी रट्टा मार लो तो ज्यादा काम आ जाएगा। लेकिन सिंपल मैंने भी याद ही कर रखा है और आपको सिर्फ याद करना है। एग्जाम में आएगा कि M0 मुद्रा मापन विधि में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, ये सवाल आएगा कि मुद्रा मापन के M0 विधि में क्या शामिल होता है। तो अगर आपको पता है कि क्या क्या होता है और क्या नहीं तो आप आसानी से बता सकते हो। तो जरा गौर से देखो, प्रचलन में मुद्रा, इस समय पूरे देश में करेंसी कितनी है याद करो। रुक जाओ, पहले नीचे लिख लो M1 या न्यू M1। जल्दी से मुझे बताइए ओल्ड M1 में क्या था? यही था, बस इसमें भी यही है, हो गया। इसमें भी यही है, हो गया, हो गया। अंजलि में आपकी बात समझा नहीं सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा लिखते, थोड़ा दिखाना जरा इसका, थोड़ा सर। हाँ
अच्छा ठीक है दोस्तों, सी प्लस डी डी प्लस ओडी, जरा ध्यान सुनना। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा अच्छा जी पुराना M1 और नया M1 दोनों सेम है। अब देखो M0 कैसे निकला, थोड़ा आइडिया दूं, थोड़ा आइडिया दूं। करेंसी विद द पब्लिक या विद्यमान मुद्रा या प्रचलन में करेंसी, ये देखो सी का सी आ गया, बोलो आ गया। ध्यान देखना M0 में इस डीडी को हटा दिया, यहाँ पे कहीं डिमांड डिपॉजिट दिख रहा, आप इसमें देखना इसके 3 हिस्से थे। यहाँ से देखो वित्तीय संस्थान मतलब बैंकों की जमाएं, आरबीआई के पास, IMF वर्ल्ड बैंक और विदेशी देशों की 3 हिस्से हैं। तो ध्यान से देखना, पहला क्या है बैंकों की जमाएं, इसको उठा के रख दिया यहाँ, ये देखो बैंकरों की आरबीआई में जमाएं, नहीं दिखा, और बाकी इन दो से बना दिया ओडी। मुझे लगा आप समझ गए कि M0 कैसे निकला। कितने बच्चे समझ गए, हाथ ऊपर करो। बस इससे ज्यादा मुझे समझाना भी नहीं है, क्या करोगे सारे लोग समझ के। सो दिस इज कॉल्ड M0 एंड NM1। नाउ अब यहाँ से आपको याद आ गया कि NM1 और M1 दोनों क्या है सेम। NM2 में आ गया NM1 प्लस प्लस बैंकों में अल्पकालीन जमाएं, बैंकों में अल्पकालीन जमाएं। अल्पकालीन जमाएं का मतलब है मेरे प्यारे साथियों लेस, पढ़ा रखा ना आपको, 1 साल से कम, 1 साल से कम, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसका भी नाम आपके पास है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो फाइनेंशियल मार्केट में बताया था मैंने, बोलते हैं सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र, राइट, बैंकों द्वारा जारी, बैंकों द्वारा जारी। बस इतना याद कर लो, रट्टा मारो आगे चलो, ज्यादा क्या ही ज्ञान लोगे। बाकी किसी को समझना है तो सीडी थोड़ा गूगल करो और थोड़ा पढ़ो। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, याद आया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में आता है सीडी, बोलो लिखवाया था अपनी कॉपी से पूछो, तुम्हें पता हो या ना हो। कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, आर्थोपाइग्राम, WMA, उसके बाद लिखा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिर लिखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर लिखा रीपर्चेज एग्रीमेंट, फिर लिखा CBLO, फिर लिखा कॉल मनी, फिर नोटिस मनी, फिर टर्म मनी। बोलो जी यस, तो वही सीडी है ये, बैंकों द्वारा जारी सीडी, दैट्स इट। दोस्तों बचा NM3 बराबर NM2 प्लस बैंकों में दीर्घकालीन जमाएं। और दीर्घकालीन जमाओं समझाओ जरा जल्दी, क्या 1 वर्ष से अधिक, प्लस कॉल और टर्म, हिंदी में लिख लो, कॉल और टर्म फंडिंग, किसके द्वारा, वित्तीय संस्थान द्वारा। क्या होता है, छोड़ो क्या करना आपको, वित्तीय संस्थान द्वारा। देखो सीखो मुझसे बड़े प्यार से, पढ़ने पढ़ाने का कुछ तरीका होता है ना। जहां पर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की जरूरत है वहां कॉन्सेप्ट डेवलप करो, जहां रटना है वहां रट्टा मारो। अब आपको आरबीआई की स्थापना कब हुई जल्दी बताओ, 1 अप्रैल 1900, कॉन्सेप्ट है क्या ये है? आप तुमको 1900 ये बताओ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताओ दोस्तों। अब हुई तो हुई स्थापना, उसमें हम क्या बता दें बोलो यार। तो ऐसे ही आपको याद ही करना है, तो आप मुझे भी मुझसे सीखो बड़े प्यार से, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए, बस खत्म। किस किसने मनी से संबंधी या किस किसको इससे रिलेटेड MCQs मिले थे, हाथ ऊपर करो, मिले थे, अब हाथ नीचे करो। अब बताओ हो जाएंगे, क्या यही पूछा था, काम हो गया खत्म बात। क्या ही करना दोस्तों, अपन को स्मार्ट मेथड से पढ़ाई करो ना, ठीक है नहीं। अब इनसे और क्या सवाल आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और आपके पास सवाल क्या आए थे मैं वो भी जानता हूं, क्योंकि अगर तुमने 200 क्वेश्चन करे होंगे तो हमने 2 लाख कर रखे हैं। बोलो जी यस, तो अपन को सब पता है। बस आप मेरी बातें ध्यान से सुनो और अपना दिमाग समझने और सीखने और सुनने में लगाओ। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो समस्या जाएगी दोस्तों, और समस्या क्या जाएगी, और फिर अगर यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने आते तो फिर आई क्यों थे, फिर घर पे बैठ के पढ़ लेते। मुझे लगा मेरी बात समझ गए है ना। तो चलो खैर दोस्तों, M1 M2 M3 M4 M0 M1 M2 M3 इतना सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रुक जाइए, पहले रुक जाइए। आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, और प्रश्न ये आना चाहिए कि सर एक बात का जवाब दीजिए। मैं कहूंगा पूछिए। आप कहोगे कि सर आरबीआई को जब देश में ये मापना है कि मुद्रा आपूर्ति कितनी है, तो आरबीआई किसी एक मेथड को बनाती, कोई भी एक मेथड, और उससे देश में उपलब्ध मुद्रा आपूर्ति का मापन कर लेती। फिर आरबीआई ने इतने सारे मेथड क्यों बनाए, पहले M1 M2 M3 M4, अब M0 M1 M2 M3, इतना सारा आरबीआई ने काम क्यों किया? अगर आरबीआई को तो एक ही मेथड बना लेते। पूनम यादव को देख लो, कमेंट कह रही हैं ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ पूनम बहन जी की जय हो, आप लोग भी बोल दो, आशीर्वाद ले लो दोस्तों। पूनम माता का आशीर्वाद मिल गया तो कोई नहीं रोक रहा सिलेक्शन तुम्हारा। जिन्हें ये नहीं पता इकोनॉमिक चल रही है, हिस्ट्री की क्लास, तो पूनम बेटा चाय पीना बताओ, थोड़ी नींद खुल जाए शायद इसकी। है रिकॉर्डेड क्लास दिख रही है मतलब, वाह बेटा वाह, कुछ होगा नहीं होगा तुम जरूर नाम कमाओगी बेटा। देखो दोस्तों, अभी थोड़ा देखना तो कॉफी कैसे पीते हैं, आगे की बात सुननी है। मैंने कहा देखो बेटा सब कह रहा, हाँ देखो भाई साहब। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इतने, मेरा प्रश्न सबके दिमाग तक पहुंचा कि आरबीआई को जब मुद्रा आपूर्ति के मापन का करना था तो यार इतने सारे मेथड क्यों बनाए, कोई एक ही मेथड बना लेते उससे मुद्रा आपूर्ति का मापन हो जाता। बोलो यस दोस्तों, इसका जवाब है मेरे पास, और वो ये, आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। जो मुझे दिखता है वो आपको भी दिखना चाहिए। M0 NM1 NM2 NM3 NM4, राइट। दोस्तों क्या होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। अब आप इनको मेरे दूसरी नजर से देखो, अब आप इनको मेरे कि एज वी गो ऑन फ्रॉम हियर टू हियर, लाइक यहां से यहां, जो लिक्विडिटी है ना, बोले तो तरलता, याद आया तरलता किसे कहते हैं? नगद में परिवर्तन की क्षमता या नगद, दैट इज लिक्विड। साइंस का लिक्विड अलग है, मेरा अलग है। दोस्तों तरलता क्या होती है? काम, बस खत्म। रुक जाओ, भी आ जाओ M0 को मेरी नजर से अब देखो। M0 में है कि इस समय करेंसी कितनी प्रचलन में है,
पहला पॉइंट। दूसरा है बैंकों ने आरबीआई के पास कितना रखा, और तीसरा है आरबीआई के पास अन्य जमाएं। तो मुझे बताओ, जो देश में करेंसी है वो बिल्कुल तरल है, लिक्विड है, बिल्कुल नगद में ही है। बैंक जो आरबीआई के पास पैसा रखेंगे, याद रखना, वो किस फॉर्म में रखते हैं? क्या वो भी तरल है? और आप देखिए आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, विदेशों की, वो भी। तो M0 इज एक्सेसिव लिक्विड, मतलब इन सब में सर्वाधिक तरल मुद्रा M0। M1 में आ जाओ, C, वो भी कैश में है। DD, आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा रात के 2 बजे एटीएम से निकाल लो, वो भी कैश में है। और OD, आरबीआई के पास तो वैसे ही सब कुछ नगद में होगा। तो बताओ वो भी क्या है? तरल है। लेकिन आ जाओ बेटा M2 में, मेरे नजरिए से देखना, M2 को मेरे नजरिए से देखना। M2 में M1 शामिल है, वो तो तरल है, लेकिन भाई साहब यहाँ पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है। पोस्ट ऑफिस का मैंने 11वीं कक्षा में पढ़ाया, पढ़ाने के बाद पूरे साल भर पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया। लगभग 2,500-3,000 का गल्ला होता था, कभी कभी 3,500 भी महीने का। तो ऐसे करके अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। अब दोस्तों जब 12th में आया तो हमने थोड़े पर हमारे बड़े बड़े हो गए पंख, तो हमने अपने पापा से कहा कि पापा हमें बाइक चाहिए। पापा ने कहा कौन सी? हमने कहा पैशन प्लस। पैशन प्लस या पैशन प्रो? अब प्रो आती है, उसमें प्लस आती थी। ऐसे ये बात चल रही है दोस्तों, जब तुम लोग 2-3 साल के हो गए, ये बात चल रही है 2005 की, 2005। अब आप देख लो कितने कितने से थे। ऐसा कौन था जो पैदा ही नहीं हुआ था? ये लो दोस्तों, 4-5 लोग तो उसमें पैदा ही नहीं हुए। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ तो, है? और बाकी सब लोग दोस्तों गले में बोतल डाल के स्कूल जाते होगे, पलने में झूल रहे होगे। बोलो यस। तो है क्या कहते? आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी जाता था वो भोजन खाने। देखो दोस्तों, तो अगर हम बात करें, रुक जाओ थोड़ा ध्यान सुनना, तो M2 की बात कर रहे हैं हम। M2 में पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है। तो जब मैंने पापा से कहा, तो पापा ने पहले तो खूब सारी गालियां सुना दी। उसके बाद पापा ने कहा कि बेटा देखो, बाइक बाइक मत लो, मान जाओ मेरी बात। मैंने कहा पापा आपसे पूछ रहे, मांग नहीं रहे, राइट? पापा ने कहा यार बड़ा सही लगा भाई हमारा। तो पापा ने कहा मांग रहे, पूछ रही है ये सब क्या? मैंने पापा मेरे पास पैसा है, बस आप अपनी अनुमति दे दो। है बाप होता है। तो दोस्तों पापा ने कहा, फिर पापा ने अपने दूसरे डायमेंशन से समझाया। ऐसे इतने सारे डायमेंशन तुम्हें समझाते हैं, ऐसी पापा ने कहा देखो बेटा मान जाओ, हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है। मतलब उनका सारा ऐसा होता भाई, पेट्रोल कहां से लोगे? क्योंकि पापा का पैसा तो हमारे पढ़ाने में लग जाता था और बाकी घर वालों को चलाने में लग जाता था। इससे हद से ज्यादा गरीब थे दोस्तों हम लोग। तो फिर अंततः मैंने दोस्तों मम्मी के माध्यम से मतलब हाँ करवाई ली दोस्तों। मैं ऐसे होता ना, जो पापा नहीं मानते तो अपन मम्मी से कहते, फिर मम्मी पापा को मनाती हैं, काम हो गया दोस्तों। अब पापा ने कहा चलो भाई चलेंगे, एक तारीख तय हो गई। अब उस तारीख से पहले रात भर दोस्तों हम सपने में बाइक उड़ाते हुए आ रहे थे। बोलो यार लग रहा है बिल्कुल एंड देंगे उसका एक्सीलेटर, लेकिन है क्या कुछ तो कह रही है। खैर अभी रुको कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे हमारा घर था, तो घर से जहां से ऑटो मिलकर शहर जाना था 7-8 किलोमीटर, जहां बाइक का शोरूम है, तो वो जो उसी जहां ऑटो मिलता है, मेन शहर है, झांसी से ललितपुर जोड़ती है वो रोड, तो वहीं पर पोस्ट ऑफिस है जहां से ऑटो मिलता है। पीएससी कैंपस में रहते थे हम लोग। जैसे आप लोगों के बीएमपी की बटालियंस होंगी, मैंने देखी तो नहीं कभी बिहार में, लेकिन होती होंगी। ऐसे हमारे यूपी में पीएससी है ना, बटालियंस आर्मी टाइप, एक कंटोनमेंट टाइप एक एरिया होता है। जैसे हमारे पापा की बटालियन थी 33 बीएम बटालियन राजगढ़ झांसी। तो दोस्तों अब उसके गेट पर ही पोस्ट ऑफिस आज भी है। तो हमने कहा चलो वहीं से पोस्ट ऑफिस से पैसे निकाल लेंगे, फिर ऑटो में बैठ के चले जाएंगे। तो पोस्ट ऑफिस में गए, बाउचर भरा। राज बहादुर भैया थे, एक जान पहचान गई। उन्होंने कहा यहाँ आओ। उन्होंने बेटा इतना पैसा काय लाना चाहिए? तो हमने कहा भैया बाइक खरीदने जा रहे हैं, पापा मम्मी भी साथ में खड़े। तो उन्होंने हमारे सर पे हाथ फेरा और कहा बेटा कल या परसों आना, राइट? मेरा पूरा सपना उड़ गया दोस्तों उसी दिन। मैंने कहा भैया ऐसा कह रहे कल परसों आना। तो उन्होंने कहा बेटा जब पोस्ट ऑफिस से बड़ी रकम में पैसा निकालना होता है तो हमें 1-2 दिन पहले नोटिस देना होता है, जिससे हम कल शहर बड़े पोस्ट ऑफिस जाएंगे और वहां से पैसा निकालकर लाएंगे, फिर आप हमसे ले लेना। इसका मतलब है M2 लिक्विड तो है लेकिन थोड़ा कम लिक्विड है। बोलो जय हो। क्या कहानी के माध्यम से तुम्हें क्या लगा? कहानी में डूब गया ये आदमी? दोस्तों कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे आपको। बोलो समझ में आया? M3 में आ जाओ। M3 में आ जाओ। तो M3 में दोस्तों FD-RD शामिल है। आपने बैंक में FD में पैसा जमा कर दिया 5 साल, आपकी लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म। 5 साल बाद ही कैश में कन्वर्ट होगा ना, तो M3 और कम तरल है। बोलो समझिए। और भैया M4 में तो पोस्ट ऑफिस के सभी डिपॉजिट्स हैं। और आप देखिए इसमें KVP किसान विकास पत्र, मेरे जो होशियार बच्चे हैं वो जवाब देंगे सिलेक्शन लेने वाले। किसान विकास पत्र का लॉक इन पीरियड बताओ, शाबाश 2 साल 6 महीने, 2.5 साल 30 महीने। बोलो जी सर, इसका मतलब है इसकी तरलता तो बिल्कुल ही कम। तो बताओ दोस्तों क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब आपका जो मन में चल रहा था, जो मैंने सवाल डाला था कि यार आरबीआई ने इतनी चोचलेबाजी क्यों करी, M1 M2 M3 M4 एक मेथड बनाते, मनी सप्लाई को माप लेते। लेकिन अब ध्यान समझना कि आरबीआई को जब देश में जब देश में अधिक तरल मुद्रा देखनी है कि देश में अधिक तरल मुद्रा कितनी है, तो आरबीआई किसे देखता है? M1 और M2 को। बोलो जी यस। या हम M1 M2 इन सबको बोल सकते हैं, हम इसे इसमें इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। बोलो जी यस। और जब आरबीआई को देखना है क्या? कम तरल मुद्रा, तो आरबीआई किसे देखता है? बताओ दोस्तों, कॉन्सेप्ट आ गया कि दोस्तों M0 M1 M2 ये क्या है? अधिक तरल मुद्रा बताते हैं, और M3 M4 कम तरल मुद्रा। और लास्ट में लिखिए नोट। नोट जल्दी से मुझे बता दो कि हमारे हिंदुस्तान में मुद्रा आपूर्ति हमारे हिंदुस्तान में मुद्रास्फीति के मापन की कौन कौन सी विधियां हैं? CPI और WPI और GDP डिफ्लेटर। याद आया? GDP डिफ्लेटर तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन CPI और WPI जल्दी बनाएंगे। भारत सरकार CPI WPI दोनों के माध्यम से इन्फ्लेशन को मापती है, लेकिन मुख्य विधि कौन सी है? CPI संयुक्त। याद आ गया? उसी तरीके से इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना कि हमारी आरबीआई देश में मुद्रा आपूर्ति के मापन के लिए M1 M2 M3 M4 और अब M0 M1 M2 M3 के माध्यम से मापती है। लेकिन जब सरकार को यह बताना है कि देश में कितनी मुद्रा आपूर्ति है, तो दोस्तों भारत में मनी सप्लाई के मापन की मुख्य विधि, भारत में मनी सप्लाई के मापन की मुख्य विधि M3
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। दोस्तों हमारे देश में जब भी आरबीआई को ये घोषणा करनी है कि देश में इतनी मुद्रा आपूर्ति है तो किस मेथड के हिसाब से करेगी? M3। आनंद आ गया दोस्तों? सो दिस इज कॉल्ड द मनी सप्लाई मेजरमेंट मेथड्स एंड एवरीथिंग। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी से काम करेंगे, लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रकार। नंबर 1 दोस्तों, एक होता है केंद्र बैंक की मुद्रा। केंद्र बैंक कौन सी है? भारत की केंद्र बैंक की मुद्रा, इसके सामने लिख दीजिए M0। नंबर 2 वाणिज्यिक बैंकों की मुद्रा। यहां पे वाणिज्यिक वर्ड पे फोकस मत करो, बस बैंक पे फोकस करो। वाणिज्यिक बैंकों की जगह बैंक, बैंकों की मुद्रा, बैंकों की मुद्रा, दैट इज M1 एंड M3। M1 और M3। तीसरा संकीर्ण मुद्रा। संकीर्ण मुद्रा हो सकता है हिंदी में कुछ और भी लिखा हो, इसलिए इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, नैरो मनी, इसलिए इंग्लिश का वर्ड भी लिख लेना, दिस इज M1 इज नैरो मनी। नंबर 4 व्यापक मुद्रा। हो सकता है हिंदी में पेपर में कुछ और वर्ड आ जाए, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड होगा, इसलिए जरूर लिखो, ब्रॉड मनी। व्यापक मुद्रा M3। ये क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं। किसी को एमसीक्यू में ये सवाल मिले थे? नैरो मनी मिला था? मुझे पता है मिला होगा। आइए इनको मैं समझाता हूं, इनको रटना नहीं है, इनको समझ के रटना है। ऐसे समझो, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज। सबसे पहले M0 को केंद्र बैंक की मुद्रा क्यों कहते हैं, ये आइडिया दूं आपको? चलो जल्दी बताना। M0 के अंदर नंबर 1 प्रचलन में मुद्रा। आप बताओ, जो भी प्रचलन में करेंसी, कॉइन्स और पेपर नोट्स किसने जारी करे? आरबीआई ने। नंबर 2 वैसे कॉइन्स तो सरकार, लेकिन आरबीआई सरकार ही। नंबर 2 रुक जाओ, सरकार निकला ना, तो M0 को और भी लिख सकते हैं, सरकार की मुद्रा। इसी को हम सरकार की मुद्रा भी कहते हैं। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, हाई पावर्ड मनी, उच्च तरल मुद्रा। हाई पावर्ड मनी, उच्च तरल मुद्रा, उच्च तरल मुद्रा। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, मॉनेटरी बेस, मौद्रिक आधार। मॉनेटरी बेस, मौद्रिक आधार, मौद्रिक आधार। इसी को हम कहते हैं दोस्तों सरकार की मुद्रा, हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस, मौद्रिक आधार है। इसी को एक और नाम से जानते हैं रिजर्व मनी, आरक्षित मुद्रा। आरक्षित मुद्रा, रिजर्व मनी, आरक्षित मुद्रा। आओ दोस्तों लगाओ दिमाग, चलो बताओ, करेंसी इन सर्कुलेशन, ये तो आरबीआई ने जारी करी है, सरकार ने। नंबर 2 दोस्तों इसमें आता है बैंकों का आरबीआई में जमाएं। बताओ वो पैसा किसके पास है? आरबीआई के पास। नंबर 3 आरबीआई के पास अन्य जमाएं, वो भी किसके पास है? इसलिए हम इसे M0 को आरबीआई की मुद्रा कहते हैं, या केंद्र बैंक की मुद्रा। नहीं समझ में आया? पक्का? इसको रटना नहीं, समझ के रटना है। बोलो समझ गए? M1 और M3 को वाणिज्यिक बैंक, सिंपल बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या होता है आज की क्लास में सीख जाएंगे, फिलहाल सिर्फ बैंक। दोस्तों M1 और M3 को बैंक की मनी या वाणिज्यिक बैंक की मनी क्यों कहते हैं? देख लो अपने आप। M1 में आता है डीडी, कासा, और अपने आप देखो कॉपी में M3 में आता है एफडी और आरडी, टाइम और टर्म डिपॉजिट। बताओ ये कहां है? इसलिए M1 और M3 को कहते हैं बैंक की मुद्रा। बोलो समझ गए? चलो आ जाओ, संकीर्ण मुद्रा हम M1 को क्यों कहते हैं और M3 को व्यापक मुद्रा क्यों कहते हैं, अगले 15 सेकंड में सीखोगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों आप M1 को देखो, M1 सिर्फ बताता है कि लोगों के पास कितनी करेंसी है, बैंक में डिमांड डिपॉजिट में कितना है और आरबीआई के पास अन्य जमाओं में कितना है। क्या इसमें दोस्तों पोस्ट ऑफिस का कोई पैसा शामिल है? क्या इसमें बैंक के एफडी आरडी है? इसका मतलब M1 देश में मनी सप्लाई का संकेत तो देता है, लेकिन एक बहुत संकीर्ण स्तर पर, इसलिए इसको हम संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। लेकिन M3 देखो, M1 का पूरा शामिल है, प्लस बैंक के एफडी और आरडी, मनी सप्लाई के बारे में बताता है, वो भी एक व्यापक स्तर पर, इसलिए इसको बोलते हैं व्यापक मुद्रा। बोलो जय हो। बोलो समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड M1, M2, M3, M4 से पूछे जाने वाले सवाल। दैट्स इट। ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं, क्या आप लोग कर लोगे? पक्का? अब दोस्तों बहुत सारे टाइप्स हैं मनी के, यूं तो देखा जाए तो मनी के टाइप्स बहुत सारे हैं। अब इतने सारे मनी के टाइप्स की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूं। जैसे एक होता है फिएट मनी। एवरीवन क्या होता है? फिएट मनी, हिंदी बोलते हैं प्रतिष्ठ मुद्रा। प्रतिष्ठ मुद्रा, प्रतिष्ठ ये वाला शब्द मुद्रा, फिएट मनी। ध्यान से देखना सारे लोग और देखते जाओ, लिखते जाओ जो भी मन हो साथ में। फिएट मनी का मतलब क्या है? जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी, इन्हीं को फिएट मनी कहते हैं। याद करो, आप लोग सोच रहे होगे सर इन्हें तो हम लीगल टेंडर कहते हैं। अरे हाँ तो बोलो, वैध मुद्रा, कानूनी निविदा, कुछ पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, पढ़ाया था। लीगल टेंडर कितने प्रकार का है? 2। क्या क्या? शाबाश, सीमित और असीमित। सभी नोट्स सीमित और सभी सिक्के असीमित। होश में रहो, होश में। सभी सिक्के सीमित और सभी नोट्स असीमित। याद आया? इसी तरह सभी करेंसीज को हम फिएट मनी कहते हैं। ध्यान से सुनना, मतलब वो करेंसी जो सरकार ने जारी करी, इसे कहते हैं फिएट मनी। बस खत्म बात। बोलो क्लियर? कोई इतना याद रखो, क्या करेंगे? सभी करेंसीज को क्या कहते हैं? फिएट मनी। मतलब अगर कोई मनी जो सरकार द्वारा जारी, सरकार द्वारा जारी, राइट। और आगे हम बताना चाहें आप किताबों की भाषा, तो इसको जारी करने के लिए, इसको जारी करने के लिए, इसको जारी करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिभूति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। नहीं समझे क्या? नहीं जाती है। मतलब आप लोगों ने नहीं सुना कि सरकार जब जारी करती है पैसा तो गोल्ड रखती है? ऐसा सुना था, लेकिन मैंने बता दिया 1956 से पहले होता था, अब नहीं होता। नहीं याद है क्या? पहले सरकार को 100 रुपए जारी करने तो 60 रुपए 40 रुपए के बराबर क्या रखे? गोल्ड। लेकिन आजकल ऐसा कुछ है? आजकल तो एक मिनिमम रिजर्व बना के रखे, फिर चाहे इतना छाप ले। दोस्तों जितनी भी करेंसी इस समय प्रचलन में है वो सब क्या है? फिएट मनी। मतलब इनको जारी करने के लिए कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इनका मूल्य जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर तय होता है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर निर्धारित होता है। भैया इतनी बात तो समझ गए होगे। इन्फ्लेशन तो पढ़ा ही दिया मैंने। आपके जेब में जो 100 रुपए हैं, एवरीवन ऑन द बोर्ड, नहीं तो बेटा ये लिखते ही जाओगे, समझ में नहीं आएगा कुछ। इसलिए सुनने पे ज्यादा ध्यान दो, छापने से बजाय।
छापते भी रहो साथ साथ में, लेकिन पहले सुनो, पहले दिमाग में लोड करो, फिर कॉपी में लोड करो। फिर कॉपी में लोड कर लोगे तो फिर याद ही करना पड़ेगा। आप बताइए 100 रुपए की जो वैल्यू है, मूल्य है, क्या वो हमेशा 100 रुपए होता है? अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो 100 रुपए के नोट की वैल्यू क्या जाएगी, और मनी सप्लाई कम है, लास्ट लाइन पढ़ो, इनका मूल्य डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता है। बोलो समझ पाए? दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। इज इट ऑल राइट ना? दोस्तों आगे चलते हैं। एक और होता है, जैसे हम लोग कहते हैं फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी हिंदी में कहते हैं प्रत्ययी मुद्रा, प्रत्ययी मुद्रा, फिड्यूसरी मनी। व्हाट इज फिड्यूसरी मनी? प्रत्ययी मुद्रा। फिड्यूसरी मनी, प्रत्ययी मुद्रा का मतलब है वो मनी जो विश्वास के आधार पर लेन देन करते हैं। विश्वास या पेपर में लिखा है भरोसा। दोस्तों आप एक दुकान पे गए, आपने कहा मुझे टीवी चाहिए, आपने कहा भाई साहब चेक ले लीजिए मुझसे, नहीं समझ पाए? उस बंदे ने क्या किया आप पर कि इसके अकाउंट में पैसा होगा और आपको अपना सामान दे दिया और चेक ले लिया। तो चेक इज एन एग्जांपल ऑफ फिड्यूसरी मनी। तो चेक किसका एग्जांपल है? प्रत्ययी मुद्रा। नहीं सीख पा रहे? पक्का? दैट इज कॉल्ड चेक, राइट। इसी तरह दोस्तों एक और होता है नियर मनी। नियर हिंदी में भी ऐसी बस नियर मनी लिख लो। दोस्तों जो एफडी एंड आरडी है, दे आर द एग्जांपल ऑफ नियर मनी। दे आर द एग्जांपल ऑफ एफडी और आरडी। दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। एफडी और आरडी। मेरे प्यारे साथियों, आपके घर पे एफडी पड़ी है, किस किसके घर पे मम्मी पापा ने एफडी करवाई है, करवा रखी होंगी, मौइयों के ब्याह में काम आएगी दोस्तों, तो एफडी करवाई है। अब ध्यान समझना, क्या एफडी कोई मनी है? क्या नहीं है, लेकिन ध्यान सुनना, आपके घर के आसपास बैंक है, आप उस एफडी को बैंक में जाकर ले जाओ, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसका मतलब एफडी है नियर मनी, इसलिए हम उसको नियर मनी कहते हैं, पास की मुद्रा। बोलो समझ में आया? दैट इज एफडी और आरडी। दोस्तों दो वर्ड सीखो पहले, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य, और एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू बोले तो बाहरी मूल्य। ये दो शब्द देखो, बहुत ज्ञान है इनमें, बहुत ज्ञान है इनमें। ध्यान सुनना, मनी में दो वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। सही? एक ही लाइन में बताएंगे बस। एक्सट्रिंसिक का मतलब है फेस वैल्यू से, नहीं समझे? ये एक सिक्का है, इस सिक्के के ऊपर लिखा है ₹20 या ₹10, ये इसकी फेस के ऊपर जो वैल्यू है, दैट इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू, बाहरी मूल्य। बोलो समझ गए? और दोस्तों जिस धातु से, धातु का मूल्य, नहीं समझ पाए? समझ गए? अब इस सिक्के को पिघला दो और उस धातु को आप बेचने जाओ तो बिकेगा मान लो 50 पैसे का। बोलो जी यस, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, आंतरिक मूल्य। कितने स्टूडेंट समझ पाए? पक्का? तो नोट्स के जो करेंसीज हैं, इनकी दो वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। सही है? मेरे प्यारे साथियों बहुत टेक्निकल डिस्कशन होगा, गौर से सुनिएगा। अगर हम बात करें, एक होता है गुड मनी, गुड आप अच्छी मुद्रा कह लो, और एक होता है बैड मनी, बैड मनी। एक होता है गुड मनी और एक होता है, एक ही लाइन में बताएंगे बस भाई साहब। आप मुझे बताइए आपके नजरिए से गुड मनी क्या होगा? रुक जाओ, पहले पूरा सेंटेंस सुन लो। आपके नजरिए से अच्छी मुद्रा क्या होगी? आपको मैं दो सिक्के देता हूं, बहुत सटीकता के साथ मुझे सुनना है। मैं आपको दो सिक्के देता हूं, एक सिक्का जिसमें आंतरिक मूल्य ज्यादा है लेकिन बाहरी मूल्य कम है, मतलब लिखा हुआ उस पर 10 रुपए है बाहरी मूल्य, लेकिन बाजार में बिक रहा है 200 रुपए का, क्योंकि मेटल की वैल्यू ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? आंतरिक मूल्य ज्यादा है, बाहरी मूल्य कम है। मैं आपको एक दूसरा सिक्का देता हूं जिसमें आंतरिक मूल्य ज्यादा है और बाहरी नहीं, आंतरिक मूल्य कम है और बाहरी मूल्य ज्यादा है, राइट? तो आप बताइए आपके नजरिए से गुड मनी कौन सी होगी? गुड मनी, नहीं बस इतना बता दो, रुक जाओ, यहां मैं लिखता हूं। आपके नजरिए से गुड मनी क्या ये होगी जिसमें इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं आईवी, इसको एक्सईवी, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होंगे ना ये क्या है। तो दोस्तों आप बताओ जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम है, ये गुड होगा या बैड? बैड होगा। आंतरिक मूल्य ज्यादा है, बाहरी मूल्य कम है। रुक जाओ, पहले पूरा तुमने सुना नहीं ना, एक लाइन में फिर से सुनो कि आपके नजरिए से, सरकार आरबीआई को बिल्कुल कॉर्नर में रख दो, आप अपने नजरिए सोचो कि कभी आपको एक ऐसा सिक्का मिले जिसमें लिखा 10 रुपए है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन बिक रहा 200 रुपए का, तो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? है गुड मनी, गुड मनी। और बैड मनी का मतलब है जिसमें आंतरिक मूल्य कम हो और बाहरी मूल्य ज्यादा हो। इसलिए दोस्तों जितनी भी करेंसी प्रचलन में होती है ये सब बैड मनी होती है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देयर इज अ शब्द कॉल्ड सीनियोरेज। देयर इज अ ब्यूटीफुल शब्द इन इकोनॉमिक्स कॉल्ड सीनियोरेज। सीनियोरेज हिंदी में भी सीनियोरेज ही बोलते हैं इसे। इसका मतलब क्या होता है? सीनियोरेज का मतलब होता है करेंसी को जारी करने से आरबीआई या कह लो सरकार को होने वाला लाभ, दैट इज सीनियोरेज। ध्यान से सुनते जाना दोस्तों। पहले 1 रुपए का सिक्का इतना बड़ा गिल्टा आता था, इतना मोटा, बोलो जी यस, उसके ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू 1 रुपए, लेकिन सरकार को बनाने में लग रहा 3 रुपए से ज्यादा। तो वो सरकार के लिए क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम। तो आप अपने नजरिए से देखो, आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना। अगर आपको कोई ऐसा कॉइन मिल गया जो बाजार में बिक रहा हो 10 का, लेकिन उसकी वैल्यू 200 की, तो आपके लिए बल्ले बल्ले नहीं होगी। तो जितनी भी करेंसी प्रचलन में होती है ये सब बैड मनी होती है। और मनी जब गुड होने लगती है तो सरकार का सीनियोरेज कम होने लगता है और सरकार उसको बंद करके उसकी जगह दूसरी करेंसी ला देती है। बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ गए? और आज नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। बोलो जी यस। आप जल्दी से मुझे एक लास्ट बात बता दो कि एक आपको मिला गुड मनी और एक मिला बैड मनी। गुड मनी और बैड मनी तो सभी समझ गए, और जो नहीं समझे इसका मतलब दोस्तों वो बहुत मुश्किल में है, याद रखना भाई। कितने लोग समझ के हाथ ऊपर करो
ओहो सभी समझ गए लगभग, और जो नहीं समझे वो समझना बहुत मुश्किल में है, राइट। मतलब जिसके पीछे भाग रहे वो मिल नहीं रही हो, जहां मिल रहा उसके पीछे भाग नहीं रहे। बोलो नहीं समझ में आया क्या? अब तो आइए होगा दोस्तों, मुश्किल में तो रहेगी कि जो मिल रहा उसके पीछे भाग नहीं रहे और जो नहीं मिल रही उसके पीछे भागने में लग रहे हैं। बोलो जी यस, इसलिए भाई साहब यहाँ भागो ज्यादा काम आएगा। कम ऑन यस नॉट। दोस्तों क्या गुड मनी और बैड मनी का कांसेप्ट समझ में आ गया? अब बस मुझे बताइए, मैं आपको दो सिक्के देता हूँ, एक गुड मनी एक बैड मनी, आप पहले किसको खर्च करोगे और किसको अपने जेब में खोस के रखोगे? बैड मनी को खर्च करोगे, गुड मनी रख लोगे। सेम बात ग्रेसम साहब ने कही, आप लिखना चाहें तो आगे अपने आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम, सेम बात। ग्रेसम का नियम कहता है कि बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, कि बैड मनी गुड मनी को सर्कुलेशन, बोले तो प्रचलन से बाहर कर देती है। नहीं समझ पाए? पक्का बाहर कर देती है। दोस्तों बैड मनी गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है, मतलब इस समय पूरे भारत में जो भी मनी होगी वो कौन सी होगी? बैड मनी। और जहां गुड मनी आती है तो वो क्या होती है? वो बाहर। तो आप क्या गुड मनी खर्च करोगे या बैड? बैड। बोलो यस, और गुड मनी को रख लोगे। सो दिस इज कॉल्ड द गुड मनी बैड मनी सीनियरेज। इसका गुड मनी और बैड मनी का तो अब ये कि अगर गुड मनी ज्यादा होने लगी और बैड मनी कम, तो सरकार को जो कॉस्ट आएगी, लागत, वो क्या होगी? ज्यादा। तो सरकार के व्यय क्या होने लगेंगे? ज्यादा। और उस मनी की जो वैल्यू होगी वो अपने आप गिर जाएगी, तो इकोनॉमी बर्बाद होने लगेगी, राइट। क्या इतनी बात समझ पाए? चलो एक बात और बताते हैं, कितने टाइप्स हो गए? 8 9। दोस्तों एक और लिख लो, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। बोलो समझ में आया? क्या ये मनी है कि नहीं? मनी है, लेकिन प्लास्टिक के फॉर्म में है, दैट इज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आर कंसीडर्ड एज अ प्लास्टिक मनी। ना लास्ट बता देते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। रुक जाओ, ऐसे करके लिख लो। ओहो क्यों मिटाना था मुझे, कोई बात नहीं ना। सीबीडीसी एक साइड आप लिख लो, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और एक साइड आप लोग लिख लीजिए, और एक साइड लिख लीजिए आप लोग क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, दो चीजें एक साथ बात कर लेते हैं, सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी सबने सुना होगा। सबसे पहली बात दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या है? ध्यान समझना, क्रिप्टो करेंसी सुना तो सब नहीं होगा। क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी पॉइंट नंबर 1, बहुत गौर से सुनना, तो समझ में नहीं आएगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है दोस्तों? ये ब्लॉकचेन पर आधारित मुद्रा है। ब्लॉकचेन पर आधारित, ब्लॉकचेन पर आधारित। दोस्तों हम इसे भी कहेंगे, सीबीडीसी भी ब्लॉकचेन पर आधारित है। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है कुछ चीजों का पढ़ने का, ज्ञान अर्जित करने का, तो आज आप घर पे जाएंगे, यूट्यूब पर सिर्फ इतना डालेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। क्या डालेंगे? बस, तो यू विल गेट मेनी वीडियोस रिलेटेड टू द ब्लॉकचेन, है ना। बाकी मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं, समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जिसका साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहा और रहा भी है, टेक्नोलॉजी नहीं आती, उसे मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन तब भी मैं अपने एग्जांपल के जरिए उसे समझा सकता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन पर आधारित? ब्लॉकचेन बेस्ड है ये। थोड़ा सुनना, अभी आपकी जेब में जो 100 रुपए का नोट है, हाँ कल, अरे 10 रुपए का है, बुक करो। ये 10 रुपए भी नहीं है, 10 तो है, क्या 10 है? अबे तुम्हारे पास तो उतना, मेरे पास तो वो भी नहीं है मोबाइल में है। दोस्तों अगर हम बात करें, सुनो ध्यान से, जो आपकी जेब में 100 रुपए है, कल वो किसकी जेब में था पता है? या कल किसकी जेब में होगा पता है? लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, आपने उसका एग्जांपल सुना होगा, बिटकॉइन। पूरे वर्ल्ड में 15,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। बिटकॉइन, सोलाना, एथेरियम, ट्रोन, ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में 15,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। अगर सीखना है तो एक लाइन में सीख लीजिए बस। तो दोस्तों बिटकॉइन सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है। हम बिटकॉइन का एग्जांपल ले रहे हैं कि बिटकॉइन कल किसके पास था, परसों किसके पास था, आज किसके पास है, कल किसके पास होगा, फिर कहां होगा, कहां होगा, कहां होगा। आप एक इंटरनेट एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं हैश जनरेट होता है एक, और उस इंटरनेट एड्रेस के माध्यम से आप देख सकते हैं, उसमें व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है कि किस व्यक्ति के पास था, ये नहीं, लेकिन किस इंटरनेट एड्रेस पर वो बिटकॉइन था ये देखा जा सकता है। इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। बोलो समझ में आ गया? नहीं। लेकिन जो आपके पास जो 100 रुपए 50 रुपए के नोट घूम रहे, इसका कोई आधार नहीं है, कल किसके पास था, आज किसके पास है, परसों किसके पास होगा, नहीं पता। लेकिन जब अपन बात करते हैं ब्लॉकचेन, तो उस पर पूरी सीरीज होती है, सीरीज मतलब चेन, कि कहां से फिर कहां आया, फिर कहां आया, एक इंटरनेट एड्रेस होता है। किसने कभी क्रिप्टो ट्रेडिंग करी, क्रिप्टो को खरीदा बेचा, तो ये बंदा बहुत अच्छी तरह जानता होगा। दूसरे बंदे 2 हैं इस क्लास में, 3 हैं। दोस्तों ये जितने 3 लोग मेरी बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते होंगे, ऐसे तो मैं किसी को यूएसडीटी भेजना है, यूएस डॉलर से ट्रेडिंग होती है, तो यूएसडीटी, तो आपको मैं अपने एक वॉलेट का एड्रेस दूंगा, आप उसे कॉपी करेंगे और उतने मेरे पास भेज देंगे। ऐसे कुछ है ना, तो ऐसे कुछ है दोस्तों, इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। अगर आपको ये तो 2 बातें हैं, कुछ चीजें तभी समझ में आती हैं जब आपने उसका प्रैक्टिकल किया हो, या फिर आपने उसको थ्योरी में थोड़ा अच्छी तरह पढ़ा हो। तो अभी तो मेरा उद्देश्य तो है नहीं कि मैं तुम्हें क्रिप्टो की माइनिंग सिखा दूं। क्रिप्टो को माइन करते हैं हम लोग, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगा के, कंप्यूटर बेस्ड क्रिप्टो माइनिंग होती है, हम क्रिप्टो को बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन अभी मुझे ये सब तो सिखाना नहीं है आपको, क्रिप्टो माइन कैसे करनी है। यहाँ पे आप लोग पढ़ने आए एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो नहीं पढ़ो इतना काम का है दोस्तों, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो चाहे सीबीडीसी हो, दोनों क्या है, ब्लॉकचेन पर आधारित है। सही है, आगे देखो, क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड बोले तो विकेंद्रीकृत। क्या होता है ये मैं बताऊंगा। क्या थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन का मतलब समझ पाए? और हाँ बोलो बोलो, समझिए ना, ये होता है सेंट्रलाइज्ड, समझना, सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत, केंद्रीकृत। इसका मतलब आप अपने अनुसार लिखेंगे। मतलब देखो, ये जो है, इसी को भारत में सीबीडीसी को हमने नाम दिया ई रूपी। एवरीवन क्या नाम दिया? ई रूपी। और दोस्तों हमारे भारत का जो ई रूपी है, ये आरबीआई द्वारा जारी हुआ, समझना, आरबीआई द्वारा जारी, समझना सारे लोग। दोस्तों जो हमारे देश का ई रूपी है, जिसको हम सीबीडीसी बोल रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी,
सेम क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है, लेकिन बस अंतर क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड है केंद्रीकृत, ये डिसेंट्रलाइज्ड है विकेंद्रीकृत। मतलब इसका रेगुलेटर है, सरल बात, विनियामक, कंट्रोल करने वाला। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कोई रेगुलेटर नहीं है। मतलब किसने जारी करी, क्या करी, कब शुरू, कब बंद, कब क्या हो जाए, इसका कुछ भी नहीं पता। क्या डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का मतलब समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का मतलब है जो सीबीडीसी है वो भी एक डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल करेंसी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड है और एक डिसेंट्रलाइज्ड। क्या बात समझे? ये आरबीआई ने द्वारा जारी किया, आरबीआई के पास कंट्रोल है, और ये दोस्तों एक प्राइवेट बॉडीज, प्राइवेटली कोई भी जारी करता है और इस तरह से चलता रहता है। इज इट ऑल राइट? और आगे चला जाए और पढ़ाया जाए दोस्तों। अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल आप लिख सकते हैं बिटकॉइन। एग्जांपल क्या है? जैसे हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन को 2008 में एक जापान का एक बंदा है सतोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो कहते हैं कि इस बंदे ने इसको डिराइव किया। कहते हैं वैश्विक स्तर पर सतोशी नाकामोटो ने इसको जारी किया 2008 में। बोलो क्लियर है दोस्तों? दूसरी बात अगर हम करें कि भारत में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ट्रेडिंग पर, ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना, ट्रेडिंग पर बैन, बोले तो प्रतिबंध लगा दिया था। सॉरी भावनाओं को समझो। तो आरबीआई ने इसके ट्रेडिंग पे क्या लगा दिया था? बैन, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन आगे बोलो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को, जो प्रतिबंध है, इस बैन को समाप्त कर दिया। नहीं समझे क्या? इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं दोस्तों। 2018 में इस पर बैन लगा, मतलब अपन लोग अब ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन इस समय दोस्तों फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया और वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर 30% का टैक्स है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत में, इस पर हमें ट्रेडिंग पर कितना, एट द रेट ऑफ 30% का टैक्स देना होता है। आई होप मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा बहुत समझ गए। राइट, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। पूरे वर्ल्ड में बहामा नहीं, पूरे वर्ल्ड में एल सेल्वाडोर लिख सकते हो। क्या करी, समझ में नहीं आ रहा? कुर्सी उठा के मॉर्निंग बता दी, सबसे आगे बैठे, समझ में नहीं आ रहा। कौन कह रहा? तुम कह रही थी ना? कौन है? डंडा ले आओ। कोई नहीं कह रहा है। देखो एल सेल्वाडोर पूरे वर्ल्ड में, यही थी क्या? यही थी। सकल से मैं पहचान रहा हूँ इसको, ऐसे ही वो बना रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मत समझो। क्या देखता है दोस्तों? पूरे वर्ल्ड में एल सेल्वाडोर पहला देश है। क्या करना, थोड़ा बहुत सवाल को भी तो समझना पड़ेगा ना। तो सारा भी यही समझ लो कि दिमाग कैसे खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत रखो बाद के लिए भी। कौन ये समझ ना? पूरे वर्ल्ड में ये पहला देश है जिसने देखो क्रिप्टो करेंसी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बनाया। अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, ये जरूर आएगा। लीगल टेंडर बनाया। कितने लोग समझ, याद ऊपर करो, समझिए। एल सेल्वाडोर में तुम जाओ और कहो भाई साहब चाय पिलाओ, किसी दुकान पर चाय पी लो, और चाय पीने के बाद क्रिप्टो करेंसी दे दो। क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? यही तो पाया था लीगल टेंडर। वैध मुद्रा, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वैध मुद्रा घोषित किया। बोलो क्लियर? तो पूरे वर्ल्ड में पहला देश है एल सेल्वाडोर, जहां पर अगर आप लोकल मार्केट में गए, आपने कहा शर्ट खरीदनी है, पंखा खरीदना है, टीवी खरीदनी है, एसी खरीदना है, तो आप उन्हें क्रिप्टो करेंसी दो और वस्तुओं को एक्सचेंज कर लो। दैट इज कॉल्ड एल सेल्वाडोर। सही है? अब बात करते हैं थोड़ा सीबीडीसी पर। भारत का सीबीडीसी क्या नाम है? ई रूपी। सही है? आप लिख सकते हो विश्व की पहला देश जिसने सीबीडीसी जारी किया वो है बहामा। तो अगर मैं बात करूं विश्व का पहला देश, अभी मैंने बताया नहीं सीबीडीसी क्या होता, विश्व का पहला देश। अगर किसी को दोस्तों, वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, क्या किसी को भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में 2025 में नहीं पता, तो समझना कि आप इस दुनिया से बहुत पीछे हैं। देखो ट्रेडिंग करते नहीं करते वो तो जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है तो ट्रेडिंग क्या करोगे? फुगे लोग ट्रेडिंग थोड़ा ना करते। अरे बोलो यस, तो वो बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में 2025 में नहीं पता, तो तुम समझना तुम बहुत पिछड़े हो। अभी पिछड़े, इतने पिछड़े हो कि तुम्हारी जिंदगी पता नहीं कहां चल रही। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, मैं छोड़ के क्यों आ गया? क्योंकि जहां मुझे काम मिला था इट वाज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उत्तराखंड की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है एचएनबीजीयू। तो आई वाज एट द लेवल 10 जॉब, लेवल 10 की नौकरी थी, 6000 ग्रेड पे की। आईएएस का ग्रेड पे होता है 5400, जैसे तुम लोगों का अलग अलग ग्रेड पे होगा, है 4600 के लगभग। ऐसी दोस्तों हमारा 6000 का ग्रेड पे था, लेवल 10 की रजिस्ट्रेड ऑफिसर की नौकरी थी। लेकिन हम क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि वो दोस्तों पहाड़ों पर थी भाई, और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर नहीं, उत्तराखंड वाला, हरिद्वार, उसके आगे ऋषिकेश, उसके आगे देवप्रयाग, तुमने पढ़ा होगा जीके में, पहला संगम, उसके आगे बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। इतना सुंदर दोस्तों, अभी दिल्ली में AQI चल रहा है 400-1200, वहां का AQI आता है 30 या 20 के बीच में। बादल एकदम नीले कलर के दिखते हैं, दिल्ली में दोस्तों कभी नीले दिखे ही नहीं। पिछली बार देखे थे कोविड में 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था, पूरे दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बंद हो गया था, उस समय थोड़े थोड़े नीले कलर के बादल दिखे थे। आजकल तो दिखते ही नहीं है। तो भाई साहब इतना पिछड़ा एरिया था, अभी याद आ गई पिछड़ेपन से बातें समझ रहे, इतना पिछड़ा था कि वहां के लोगों को नहीं पता तो चलेगा। इसलिए दोस्तों मैंने कहा भाई यहाँ पे मेरा रहना तो बहुत बेकार है, क्योंकि दोस्तों मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहा था, मैं अपनी माताजी पिताजी से बार बार कह रहा था कि आपने तो हमें दिल्ली में पालो और हम अपने मोड़ी मोलन को कजा पहाड़ के बीच में पालें। दोस्तों नहीं समझे क्या? 2.5 किलोमीटर का टोटल शहर, शुरू होते ही खत्म। अब हम रहे दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन में, और दोस्तों हालत है वैसी चमक धमक की, और वहां के लोग बहुत पिछड़े। भाई साहब रोड पे ऐसी बाइक खड़ी रहती है। हमारे साथ हमारा भांजा गया था, क्योंकि हमारी बीबी उसमें प्रेग्नेंट थी, बड़ा बच्चा हमारा पेट में था बीबी के, तो उसलिए उसको लेने गए ना, फैमिली को लेकर, वो दिल्ली में रहे थे। बस मैं गया था टेम्पररी, क्योंकि वहां पे दोस्तों गवर्नमेंट बढ़िया सा एकदम लग्जरियस अपार्टमेंट या फ्लैट मिलता है बहुत बढ़िया सा, राइट। और हमारा भांजा रहता था हमारे साथ, तो वो जब हम लोग वॉक कर रहे होते रात में या शाम को, रात में तो नहीं, 8 बजे के बाद सबके दरवाजे बंद हो जाते, 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद बंद। क्यों? बाघ आ जाएगा, बाघ बोलो जी, यस, बाघ आ जाएगा 7 बजे बंद। और भाई साहब दिल्ली वालों की 8 बजे तो शाम शुरू होती है,
है कि नहीं, और वहां 7 बजे सन्नाटा, तो भाई बड़ा मुश्किल था समय काटना। तो इसलिए तो हम लोग रात में कहीं वॉक कर रहे हैं, शाम को तो दोस्तों रात में देख रहे हैं बिल्कुल नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे भले वो दिखता नहीं लेकिन है तो है नेशनल हाईवे केदारनाथ जो जा रहा है, तो वहां बाइकें खड़ी, बढ़िया गाड़ियां खड़ी, वो भी बिना हैंडल लॉक। वहां का कॉन्सेप्ट यही है कि क्या लॉक करना, कोई चोरी करते नहीं है कभी दोस्तों, घर में बिना ताला बंद करे जाओ, कोई ऐसी है बिल्कुल सेफ, मतलब लोग बहुत अच्छे, तुम्हारे जैसे नहीं, मेरे जैसे नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो मेरा मेरा भांजा कह रहा मामा कहूँ उठा के तार दे में है, तो हमने कहा बेटा या तू ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब टॉवर्ड्स केदारनाथ, या तू नीचे आएगा टॉवर्ड्स ऋषिकेश, बीच में पकड़ा ही जाएगा। कभी भी कोई चोर चोरी नहीं करता वहां। लोगों की सोच कौन सी, जो 1990s में थी हम लोगों की। तो इसलिए दोस्तों मैं अगर कोई बात मुझे याद आ गई कि अगर 2025 में तुम्हें क्रिप्टो करेंसी नहीं पता, इसका मतलब तुम इस दुनिया के भी बहुत पीछे वाले हिस्से में हो, अभी बेटा तुम पहले आगे आओ, फिर तैयारी की कोशिश करना। तो मैं ऐसे समझाता हूं, मुझे लग रहा है आप मेरी बात समझ गए, बोलो जी सर, क्योंकि हम कहते सुनते ही होंगे कि देश के साथ या जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, जो समय के साथ देश छोड़ समय के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, नहीं तो लोग तुमको चलते हुए पीछे निकल जाएंगे। बोलो जी सर। तो इसलिए अगर नहीं पता थोड़ा पता करो। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें, देख नहीं रही हो, देखो देख रही है, क्रिप्टो करेंसी। यहाँ देखो विश्व का पहला देश जिसने सीबीडीसी जारी किया वो है बहामास, और इसने नाम रखा सेंट डॉलर। क्या देखो, इंडिया के सीबीडीसी का नाम क्या है, ऐसी इसका नाम क्या है, सेंट डॉलर। चाइना ने बनाया, उसका नाम रखा CNY। नाइजीरिया ने बनाया, इसका नाम रखा ई नायरा। अब मैं तुम्हें सीबीडीसी के बारे में ज्ञान देता हूं जो मैंने अभी तक तो समझाई नहीं कि सीबीडीसी है क्या। अब सीखो सीबीडीसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी तो मैं ऐसे अज्यूम करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, और नहीं आता तो थोड़ा यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस देखो, और जाके थोड़ा गूगल पढ़ो, किताबों में पढ़ो, तो क्रिप्टो करेंसी समझ में आएगा। कॉमन राइट और नॉट। हम आपको समझाते हैं कि व्हाट इज सीबीडीसी एक्चुअली। अभी आपके पास जो नोट्स हैं, जो कॉइन्स हैं, दे आर फिजिकली एग्जिस्टेड। फिजिकली एग्जिस्टेड का मतलब है भौतिक रूप से उपलब्ध है, मतलब आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं। जल्दी बोलो हाँ, पक्का है। नोटबुक छुए कभी? अब ये भी नहीं कह रही हाँ, तेरी पापा ने दिए नहीं कभी, दोस्तों छू सकते हैं आप। लेकिन व्हाट इज सीबीडीसी दोस्तों, ये ब्लॉकचेन आधारित एक डिजिटल करेंसी है। बहुत गौर सुनना दोस्तों, अगले 6-7-8 महीनों में आप इनको यूज कर रहे होंगे, और 2026 के एंड में हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनसंख्या इसको यूज करेगी। क्या है ये? वैसा ही सेम 10 रुपए का नोट होगा, 20, 50, 100, 200, 500, सेम, लेकिन वो डिजिटल होगा वो नोट, या कॉइन्स 1 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए 10 रुपए होंगे, लेकिन वो डिजिटल होंगे। डिजिटल मतलब आओ और अच्छी तरह समझाते हैं थोड़ा सा प्यार से। क्या होगा या क्या है ये एक्चुअली? अभी आप यूपीआई चलाते हैं, स्कैन करते हैं, पे कर देते हैं, लेकिन आप यूपीआई में तो सिर्फ डिजिट्स में पैसा जाता है, डिजिट्स में। आपने किसी को 50 रुपए भेजे तो उसमें लिखा होगा 50, सिर्फ डिजिट में। सीबीडीसी में आप 50 रुपए भेजोगे तो सीधा 50 रुपए का डिजिटल नोट उसके पास जाएगा। दैट इज कॉल्ड सीबीडीसी। नहीं आई बात समझ में? थोड़ा तुम्हें कल्पना हो गई, लेकिन इस कल्पना को संपूर्ण स्तर पर लाते हैं। आइए देखिए, कल्पना तो होगी तुम्हें, होगी कि नहीं? सीबीडीसी ले देता हूं, ई रूपी। लो लुक एट दिस एवरीवन प्लीज, लुक एट दिस। थोड़ा इमेज साफ है नहीं है मुझे लगता है। लुक एट दिस। तो अगर हम बात करें, नो जरूरत नहीं है मुझे डाउनलोड करने की। अगर हम बात करें दोस्तों यहीं से देख लो, बस इतने में ही काफी है। ऐसे देख लो, ये देखो दोस्तों, आपको दिख रहा है, ये देखो मैंने कहा कॉइन्स भी, क्या कॉइन्स दिख रहे हैं आपको? 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के नोट, इस तरीके से। ये दोस्तों हमारी सीबीडीसी है, ये हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इज इट ऑलराइट? तो ये क्या होगा, इसका एक पर्टिकुलर वॉलेट होगा। एवरीवन क्या होगा? वॉलेट। एक पर्टिकुलर वॉलेट होगा इसका, और आप उस वॉलेट से, लुक एट दिस, ये देखो अभी इमेज साफ हो जाएगी, अगर होगी नहीं भी तो आपको दिख रहा है। तो इन्हीं को बोल रहे हैं डिजिटल करेंसी। सो दे आर द डिजिटल करेंसी। काम कैसे करेंगे आओ दिखाते हैं थोड़ा सा डेमो। पेपर में नहीं आएगा, थोड़ा सा बस पेपर में ही आएगा। चाइना की डिजिटल करेंसी। अभी इंडिया में जो ई रूपी है वो 2 मोड में है, एक होलसेल में है, एक रिटेल में है। एवरीवन क्या है? एक होलसेल और एक रिटेल। जैसे एक बैंक को दूसरी बैंक में भेजना है तो होलसेल सीबीडीसी, और एक बंदे को किसी दुकान वाले को या बंदे से बंदे को ट्रांसफर करना है तो रिटेल। इज इट ऑलराइट? देखो क्या होगा, हर बैंक की एक अपनी एप्लीकेशंस होंगी। एवरीवन क्या होंगी? एप्लीकेशंस। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मिलती है तो दिखाता हूं वरना मुश्किल है। सर्च मान लेता हूं एसबीआई। ये देखो ऐसे एसबीआई की एक ऐप है, मैं इसको ओपन कर रहा हूं डायरेक्टली, अगर आपको दिखता है। नो योनो नहीं, एसबीआई की एक डिजिटल रूपी ऐप है, डिजिटल रूपी। ऐसी दोस्तों ये देखो डिजिटल रूपी एसबीआई, ये देखो इस तरह का इंटरफेस है, दिख रहा है आपको? यहाँ लिखा ई रूपी @SBI। ये देखो ई रूपी बना, ई रूपी दोस्तों इस तरह। ये देखिए, ये मांग रहा थंब, मैंने इसको थंब दे दिया, और इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखते जाइए आप लोग, खुल रहा है कुछ? अगेन ही इज आस्किंग फॉर द थंब। ये देखो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। हर बैंक का अपना अपना इंटरफेस होगा। जो भी लुक एट दिस, मैंने अपने वॉलेट में सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इससे 200 रुपए रख रखे हैं, क्योंकि इसका प्रचलन कम है, तो मैंने 1 साल पहले रख लिए थे। 2022 में लॉन्च हो चुका है सीबीडीसी, लेकिन पीपल आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट यूजिंग इट। क्या ऑनलाइन भी दिख रहा है सबको दोस्तों? ऐसे 200 रुपए। अभी क्या करना है, नीचे देखो सारे लोग, यहाँ देखना, एवरीवन द बोर्ड, यहाँ देखो लिखा है स्कैन क्यूआर। ऐसे मैं स्कैन करूंगा, देखो सामने स्कैनर चल गया, ऐसे मैं स्कैन करूंगा, उसमें डालूंगा 50 रुपए, तो आपके पास 50 रुपए का नोट पहुंच जाएगा, वो जो आपको दिख रहा था यहाँ पर, ये 50 रुपए का नोट, ये वाला। बोलो समझे? और मेरे अकाउंट में बचेंगे 150 रुपए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बोलो यस। सो दिस इज कॉल्ड सीबीडीसी। 50 यार 500 रुपए डाल सकते हैं भाई, तुम लोग को बहुत पैसा मेरे पास नहीं, लेकिन सीबीडीसी होना चाहिए, है क्या? है देखो ये लोग भी यूज कर रहे हैं, और ये लोग भी मेरे वही स्टूडेंट हैं जो पहली पढ़ चुके हैं, पहली देख चुके हैं, और उन्होंने घर पे प्रैक्टिकल किया, फिर उन्होंने अपलोड कर लिया। ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट से जुड़ा है। क्या सीबीडीसी समझ में आ गई? मतलब सीबीडीसी इज नथिंग, तो जो हमारे पास फिजिकल नोट्स हैं वो डिजिटल नोट्स में कन्वर्ट हो गए, उन्हीं को मैं नाम दे दिया सीबीडीसी। इज इट ऑलराइट? दैट्स ऑल अबाउट द मनी। क्या बात समझ गए आप लोग? चलो हमारे पास हाफ एन आवर है, और हाफ एन आवर में आप नए पेज पे आइए और नए चैप्टर का नाम लिख लीजिए बैंकिंग। मनी में इतना टॉपिक, इतना डिस्कशन काफी है। आप नए पेज पे लिखिए बैंकिंग। इकोनॉमिक्स में आनंद आ रहा है पढ़ने में? पक्का? बेहतरीन। सवाल हो रहे हैं नहीं हो रहे? कितने लोग घर पे लगा रहे सवाल? बस। और अगर आप सवाल नहीं लगा रहे तो आप उसी तरीके से हो
कि क्या ही बताएं, मन में तो बहुत सारी बातें, लेकिन बोलेंगे नहीं क्या ही करना दोस्तों। अगर सवाल नहीं लगा रहे तो इसका मतलब तुम्हारा अपने अनुसार फुलफिल करें। बोलो क्लियर। और जो नहीं लगा रहे वो अभी नहीं, आज से 10 साल बाद बहुत अच्छी तरह पछताएंगे। विश्वास मानिए आप हमारा, 10 साल बाद आज पछताएंगे और सोचेंगे कि उस समय अगर मैं पढ़ लेता, मन से पढ़ लेती, तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। भाई देखो देखो, दो बातें बताते तुम लोगों को जीवन में याद रखना। मुझे कभी ऐसी बातों के आत्मदर्शन हो गए थे, या मुझे याद तो नहीं किसने क्या मुझे ये ज्ञान दिया, लेकिन मैं आपको जरूर ज्ञान दे रहा। भाई देखो, दो रास्ते हैं, या आजकल मौज मस्ती कर लो बाप के पैसों से, बोलो यस, या 2 साल रुक जाओ और अपने डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन को कंट्रोल में रखो, हैं, और 2 साल बाद जीवन भर अय्यासी करोगे खुद के पैसों की। बताओ दोस्तों, मेरे सामने 2 रास्ते होते और कोई मुझे इस मोड़ पे आके बता देता, आज ही मेरा हृदय परिवर्तन हो जाता। और वो ये कि आज तो मस्ती कर रहे हैं बाप के पैसों से, और बाप कितने समय तक मस्ती कराएगा? ज्यादा ज्यादा 1 साल 2 साल या 3 साल, 1 साल 2 साल या 3 साल। एक समय बाद उम्र हो जाएगी, पिताजी दोस्तों मौड़ों की शादी कर देंगे, मौड़ियों के साथ, तुम्हारी मौड़ों के साथ निपट लिए बेटा। अब फिर कहेंगे, लात मार के भगा देंगे, और फिर कहेंगे बेटा ऐसा है, अब तुम अपना देखो, हमारा अपना होगा। और बेटा तुम्हें बता देते हैं, तुम्हारी बातें तुम्हें भी पता नहीं, तुम मजाक में लग रहा है दोस्तों तुम्हें। अगर तुम कमाओगे नहीं तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी लुगाई में कभी पड़ेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों उनके पति मतलब तुम्हारे पिताजी का जो पैसा उन पर तुम पे खर्च हो रहा था, अब वो तुम्हारी लुगाई पर भी खर्च होगा। तो जाहिर सी बात है तू मैं शुरू हो जाएगी घर में। आप देख लो, ये तो मेरा समाज को लेकर बहुत बारीकी से निरीक्षण है ना मेरा, इसलिए मैं बहुत बारीकी से मैंने समाज को देख रखा है। उनका भी दोस्तों सास बहू की क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जो सास जो बेटा अपना पहले 100% माँ को प्यार देता था, वही प्यार बीवी को देने लग रहा होता है, तो माँ भी जेलसी फील करती है कि इसके आने से मेरा प्यार बढ़ गया, मेरा बेटा बहू का बन गया। तो बेटा तुम्हारे सामने ये तो मैं झेल ही रहा हूं ना, तो एक बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है घर में, नहीं समझे क्या? बैलेंस बनाना पड़ता है दोस्तों, और वो बैलेंस मैं बहुत शानदार तरीके से बनाता हूँ, बहुत शानदार तरीके से। अभी तुम बनाओगे तुम्हें सिखा रहे, लेकिन दोस्तों आपको बैलेंस कैसे बना पाता हूँ कि अगर 2 सूट लूंगा मम्मी के लिए तो 2 सूट लूंगा बीबी के लिए, बैलेंस बन गया। बेटा तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम तो किसी के लिए भी नहीं ले पाओगे। मुझे लग रहा तुम लोग समझ पा रहे मैं क्या कह रहा। बोलो जी यस। बेटा जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, याद रखना। तुम सोचोगे क्या करें, ना तो निवाला गुटका जा रहा, ना बाहर निकाला जा रहा। इसलिए बेटा मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ कि 2 साल सीरियसली पढ़ाई कर लो, फिर जीवन में नौकरी लग जाएगी, पूरे अक्खा जीवन मौज मस्ती करना दोस्तों, कितना अच्छा आनंद आएगा। बोलो जी आएगा कि नहीं? अभी क्या ही मस्ती करोगे भाई, फुकरेपंती में आप अभी गिर के नोट भेज रहे। बोलो जी यस। तो क्यों ही ऐसा रास्ता अपनाना? अभी डेडिकेशन, 2 साल 1 साल के अंदर मस्तीबाजी जीवन भर। बताओ दोस्तों कितना बढ़िया फॉर्मूला दिया। बोलो यस। अगर कोई स्टूडेंट इसको समझ ले, उसका आज ही हृदय परिवर्तन हो जाए। लेकिन पता तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया? पहले बेटा अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो दोस्तों। ये तो मेरे पास था, मैं देखो समय से कितना पहले मैच्योर हो गया, विद्या माता कसम, बिल्कुल 100% ईमानदारी से बता रहा। फेयरवेल चल रहा था 12th स्टैंडर्ड का, जब मैं 12th में था, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 झांसी। तो मैं स्टेज पे चलकर मैंने स्पीच देते हैं, तो चूंकि मैं टॉपर था अपने स्कूल का, तो एक स्पीच दी मैंने उस स्पीच में क्या बोला दोस्तों, मैं आज सोचता हूं, बड़ा हंसता हूं अपने आप में, इतना मैच्योर इतनी कम उम्र में, क्योंकि 11th क्लास से पढ़ा रहा हूं। घर में बहुत गरीबी देखी दोस्तों, पापा मम्मी को देखा कितनी मुश्किल से जीवन जी रहे, सवेरे रोटी सब्जी बन रही, शाम को भी खा रहे, शाम को चटनी बना ली, बस उससे चल गया। बोलो जी यस। तो मैं बहुत बारीकी से देखा यार, पिताजी के पास 100 रुपए कितनी मुश्किल से आते थे। अभी मैंने क्या बोला 12th क्लास में कि दोस्तों जैसे पोलियो में होते हैं 2 बूंद जिंदगी के, ऐसी आप सभी लोगों के लिए 5 साल जिंदगी के। ऐसा मैंने अपने बैचमेट्स को बोला था, और जिन ने मेरी बात मानी उनकी जिंदगी बन गई, जिनने नहीं मानी वो आज भी बर्बाद है। किसी मॉल में सेल्स मैनेजर की जॉब कर रहा, कोई आईसीआईसीआई बैंक में सेल्स मैनेजर, वहां भी पॉलिसियां बेच रहा, कोई यहाँ बैठा कोई वहां बैठा, कोई एनबीएफसी में काम कर रहा। तो कॉमर्स वाले थे हम लोग, किसी ने बाद में बीसीए कर लिया, सॉफ्टवेयर में घुस गया। दोस्तों ऐसे तो अपनी जिंदगी को ऐसी जी रहे। लेकिन कुछ और भी स्टूडेंट हैं जो बहुत हिडन जेम्स थे, वो दोस्तों आज भी बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अगले 5 साल अपने जीवन के बहुत डिवोट कर दिए। बस यही मैं आपको सिखा रहा। आज तो मैं 2 साल मांग रहा है, 1 साल। बोलो जी यस। 1 साल पूरा झोंक दो, पूरा एकदम जान लगा के। कौन है सुना? बैंकिंग। धन्यवाद दोस्तों, याद देखिए। लेकिन मुझे पता है चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है ना भाई साहब, इतनी मोटी हो चुकी है ना कि वो 2-3 दिन तक याद रहेगा। तो याद कितने दिन तक रहेगा? 2-3 दिन, है ना? तो उसके बाद दोस्तों फिर भूल नहीं जाएंगे। दुनिया इतनी रंगीन है दोस्तों, क्या करें, आप इनमें और ये आप में खो जाएंगे। और क्या होगा दोस्तों, दुनिया इतनी रंगीन हो चुकी है ना भाई साहब। बोलो ऐसा मत, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे, है ना? मोबाइल फोन नहीं थे, देखो चीटिंग ही देख रहे। तो जिंदगी में सब क्या किताबी थी, है ना? या फिर लोग बाहर खेलने जाते थे। आजकल के बच्चे देखो मोबाइल फोन या कंप्यूटर में लगे हुए हैं, खेलने का समय नहीं है बच्चों के पास। कमाने सुना समय बदल रहा है, उसकी जो बात कर रहे हैं। खैर, इसलिए क्रिप्टोकरेंसी वगैरह पढ़िए, थोड़ा बहुत सीबीडीसी पढ़िए। और देखिए अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, मैं आपको ये भी सिखाऊं क्लासरूम में कि अगर आपको कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, मैं या कोई और, कुछ चीजें समझ नहीं आई, बाकियों को आ गई, आपको नहीं आई, तो व्यक्तिगत आपकी समस्या है, तो आप इसे टीचर के पास मत लाइए, आप इस पे पहले सेल्फ मेहनत करिए। जब सेल्फ मेहनत से समझ में ना आए देन टीचर से पूछिए। तो आप उसे ऐसा काम करें। देखो दोस्तों बात शुरू यहाँ से करते हैं कि बैंक क्या होता है। बहुत बेसिक से समझाते हैं बैंक क्या होता है। सब लोगों ने बैंक देखी है, हजारों बार देखी है, लेकिन बैंक क्या होता है सिर्फ मैं 2 लाइन में बताऊंगा दोस्तों। बैंक का मतलब है, मेरे साथ साथ लिखेंगे आप लोग, बैंक का मतलब है कोई भी वित्तीय संस्थान, एवरीवन ऑन द बोर्ड, कोई भी वित्तीय संस्थान। क्या हमारा खान ग्लोबल स्टडीज एक वित्तीय संस्थान है? नहीं, ये तो एक शैक्षणिक संस्थान है। बोलो जी यस। तो कोई भी वित्तीय संस्थान मतलब ऐसी कंपनी जो वित्त से संबंधी हो। और मेरे प्यारे साथियों, यदि वो 2 काम करे, कितने काम? अगर वो 2 काम करे, क्या? जमाओं को स्वीकार करे, एवरीवन क्या? जमाओं को स्वीकार करे, जमाओं को स्वीकार करे, जिससे आपकी बचत बढ़ पाए। मतलब यदि आपके पास अतिरिक्त धन है और आप वहां पे थोड़ा उसको सेव करना चाहते हैं, बचत बढ़ाना, आप वहां ले जाएं, लो जी मेरा पैसा जमा कर लो, वो क्या लाओ जी, दैट इज जमाओं को स्वीकार करें। नंबर 2, आपके पास डेफिसिट मनी है, घाटे की मुद्रा है, पैसा कम है, ऐसे में आप वहां जाते हो और कहते हो मुझे ऋण प्रदान कर दो दोस्तों, और वो आपको ऋण प्रदान करे जिससे आप अपने व्यय कर पाओ, खर्च कर पाओ। ऐसे वित्तीय संस्थान को मैं सरल भाषा में कहता हूं बैंक। बोलो समझ में आया या नहीं? सही है कि अगर कोई भी वित्तीय संस्थान ये मेरे 2 काम करने लगे, बहुत गौर से मुझे सुनिएगा। नंबर 1, जब मेरे पास ज्यादा पैसा है तो वो मेरे पैसा जमा कर ले, और नंबर 2, जब कम पैसा है तो मुझे कुछ ऋण दे दे। ऐसे वित्तीय संस्थान को मैं बोल देता हूं बैंक। क्या बात समझे? आप देखो दोस्तों, वो देखो कहां बैठ के पढ़ रहा है, उसका मुंह देखो कहां को है, देखो ऊपर रहा है, देखो उसे पता भी नहीं चल रहा मैं किससे बात कर रहा। देख लो सारे लोग,
देखो पढ़ने आया है वो, मतलब देखो देखो अभी भी देखो उसे कुछ नहीं पता है, पैर ही खा रहा है, दबा ले बेटा दबा ले, देख रहे मतलब तुम देखो उसे कुछ, अभी भी उसका मुंह देखो, डायरेक्शन एंगल देखो कहाँ है, मतलब इसकी चमड़ी मोटी नहीं मुझे लग रहा है, इसका तो बिल्कुल तगड़ा होगा इसका इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम जरूर नाम रोशन करोगे अपने पिताजी का बेटा, कह रहा नहीं करूंगा मैं नाम रोशन, पहले भी पता उसको, चलो छोड़ो, कह रहा छोड़ दीजिए वरना लगेगा आपको। देखो दोस्तों बेटा पढ़ लो यार, मन नहीं लग रहा, अभी इतने दूर बैठोगे कैसे मन लगेगा, यहाँ के बैठो फिर देखो मन लगेगा। तो अगर हम बात करें हैं, अभी यहाँ के देखो कितना अच्छा लगता है यहाँ बैठकर, हैं यहाँ माहौल ही अलग होता है भाई साहब, इसे देखो लगते हैं आगे आगे पहले बैठने के लिए। तो अगर हम बात करें तो अगर कोई भी वित्तीय संस्थान है, अगर वो दो काम करे, जमाओं को स्वीकार, मूड दूसरा हो गया क्या तुम्हारा, अगर दोस्तों वो जमाओं को स्वीकार करे और ऋण प्रदान करे तो उसे हम कहते हैं क्या, बैंक। क्या हमने मुद्रा को समझने के बाद मुद्रा के कार्य पढ़े थे? ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, या नेक्स्ट डिस्कशन, या आपके पेपर का सवाल है, बैंक के कार्य है, ये आपके पीवाईक्यूज में आया है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे मिलेगा आपको, बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ अ बैंक। बैंक के दोस्तों दो कार्य होते हैं, बहुत गौर से देखते जाएंगे, साथ में लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। मनी के दो कार्य थे, एक प्राथमिक एक द्वितीय, याद आया क्या? यहाँ पर भी एक होते हैं प्राथमिक कार्य और एक होते हैं द्वितीय कार्य, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, एक प्राथमिक कार्य और एक द्वितीयक कार्य। बहुत गौर से सुनेंगे सारे लोग। प्राथमिक का मतलब मैं आपको पहले बता चुका, जो प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब जो बेसिक है, जो वो करे ही करे, बोलो जी यस। तो अपना दिमाग लगाओ, मुझे क्या ही बताना, जो बैंक की परिभाषा थी वही प्राथमिक कार्य हो गए। नंबर 1 क्या, जमाओं को क्या करना, स्वीकार करना, और दूसरा ऋणों को प्रदान करना। नहीं समझे क्या? तो एक बैंक के ये दो कार्य होते हैं, जमाओं को स्वीकार करना और ऋणों को, दैट्स इट, दे आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी फंक्शन, द्वितीयक। मैंने आपको पहले मनी में ही बताया था, द्वितीयक का मतलब होता है एडिशनल, द्वितीयक का मतलब, द्वितीयक मतलब एडिशनल, अतिरिक्त, सरल भाषा में क्या, अतिरिक्त। तो द्वितीयक कार्य बैंक के दो होते हैं, दो द्वितीयक कार्य होते हैं। पहला एजेंसी कार्य, एजेंसी कार्य। दोस्तों एजेंसी कार्य का मतलब है कि जो बैंक है ना, वो हम लोगों का एक एजेंट होता है, ध्यान समझना। बैंक हम लोगों का क्या होता है, एजेंट होता है, एजेंट, प्लीज फोकस करना। बैंक हम लोगों का एजेंट होता है, एजेंट मतलब क्या, मैंने आपको एक चेक दिया, मैंने आपको क्या दिया, तो चेक का भुगतान करना, चेक का, मैंने बैंक से कहा, बैंक एक बंदा आपका चेक लेकर आएगा, उसे पेमेंट कर देना, बैंक ओके बॉस। तो बैंक मेरा और आपका बीच एक एजेंट है, मुझे लगा आप समझ गए। तो ये होता है बैंक का एजेंसी फंक्शन, बोलो जी यस। दूसरी बात करें दोस्तों, क्या हम लोग अपने बैंक से ऋणों का, किस्तों का भुगतान करते हैं, किस्तों का भुगतान, तो बैंक से हम किस्तों का भुगतान कर देते हैं, अरे बोलो यस। तो दोस्तों किस्तों का भुगतान करना ये हो गया। क्या आजकल हम अपने बैंक से बिलों का भुगतान करते हैं? क्या आप अपने टेलीफोन का बिल, क्या ट्रेन का टिकट, ये सब, या बिजली का बिल, ये सब भरते हैं? नहीं, बिलों का भुगतान। तो बैंक मेरा और थर्ड पार्टी के बीच का एक एजेंट है, इसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। बैंक का एक और कार्य होता है द्वितीयक में, जिसको मैं बोलता हूं सामान्य उपयोगी कार्य। एवरीवन, सामान्य उपयोगी कार्य, सामान्य उपयोगी कार्य मतलब बैंक के कुछ अतिरिक्त कार्य इसके अंदर आते हैं, जैसे एटीएम सुविधा, बैंक आपको एटीएम सुविधा देती है, देती है नहीं देती है? जैसे दोस्तों इसके अलावा लॉकर सुविधा, लॉकर सुविधा, ये सब बैंक के क्या हो गए, सामान्य उपयोगी कार्य हो गए। दोस्तों दैट्स ऑल, कि बैंक किसे कहते हैं और बैंक के कार्य कौन से हैं। चलते हैं दोस्तों, तो आज कल क्लास इतना ही है, और बैंक को हम आगे पढ़ाएंगे और बैंकिंग के बारे में आगे और कल बात करेंगे। बोलो जी क्लियर? आज के लिए इतना काफी है। हैव अ नाइस वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। प्लीज बैठिए सभी लोग।